वैसे गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टार लवर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। यहाँ पर जो बात की जा रही है ये एनिमल्स के बारे में बात की जा रही है। जो एनिमल्स होते हैं वो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। कई बार आप लोग देखते हैं कोई कुत्ता, बिल्ली या फिर कोई भी अलग अलग प्रकार के खरगोश वगैरह जैसे एनिमल आप लोग पालते हैं। और वैसे भी घर में कई सारे पालतू एनिमल्स होते हैं जो दूध वगैरह देते हैं, खेतों में काम करते हैं, उनके बारे में भी आप लोग जानते हैं। अगर आप लोग एनिमल को एक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, उनके पास में आप लोग बैठेंगे, तो आप लोगों को उनसे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। और रियलिटी में आप लोगों ने देखा होगा कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि इतना ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं एनिमल्स के साथ में, क्योंकि उनके साथ में एक तरीके से उनकी इमोशंस कनेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पर ये बात की जा रही है, अगर आप लोग एनिमल्स के साथ में शांति में बैठोगे, बिल्कुल शांत मन के साथ में, तो वो आप लोगों का दिल दिखाएंगे। अगर इसी के साथ में आप लोग दया के साथ में बैठेंगे तो वे आपको लोकेट करके दिखाएंगे आप लोगों के अंदर की चीज़, एक तरीके से उनकी अपने आप को फील करना, जो आप लोगों ने चीज़ें देखी होगी। ठीक है कि यार इस इंसान के साथ में बैठ के ना दिल को बड़ी शांति मिलती है। ठीक है, मन ना बिल्कुल एकदम शांत हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बेसिकली यहाँ पर बात की जा रही है। एनिमल्स के पास में अगर आप लोग रहते हो तो कहीं ना कहीं आप लोग का जो माइंड रहता है वो रिफ्रेश रहता है। ठीक है, जिस तरीके से वो एक्टिविटी करते हैं, उनको देखकर उनके पास में बैठे रहते हो तो आप लोग उनके साथ में अपने आप को कनेक्ट भी कर पाते हो। ठीक है, जो अवतार मूवी है आप लोगों ने देखी होगी, उनमें अपने आप का एक घोड़ा चूज करना होता था, तो उनकी चोटी जो थी वो वहाँ पर उनकी पूंछ के साथ में कनेक्ट होती थी, तो आप लोगों ने वो देखी होगी। तो उसमें क्या दिखाते थे, वो काइंड ऑफ की एक तरीके से कनेक्टिविटी कराने की कोशिश की जाती थी कि हाँ ये इसके साथ में दिल से इसका कनेक्शन हो जाए। तो वही चीज़ें आप लोग यहाँ पर फील कर सकते हैं। अच्छा, कितने ऐसे फैमिली मेंबर हैं जिनके घर में कुछ ना कुछ ऐसे कुत्ता, बिल्ली या फिर जो खरगोश वगैरह पाल रखा है, इसके अलावा और कुछ भी, तो ध्यान रखा करो उसका भी साथ में, थोड़ा सा अपने अपने साथ, अपने हेल्थ के साथ में उसकी भी हेल्थ का ध्यान रखो थोड़ा। ठीक है, आगे चलते हैं, कोरोना वायरस के केसेस के बारे में बात करते हैं। टोटल मिलाकर 66 लाख कोरोना वायरस के केस ऑल ओवर वर्ल्ड में आ चुके हैं। 3,92,000 के करीब डेथ हो चुकी है और यहाँ पर 32 लाख के करीब यहाँ पर इससे रिकवर कर चुके हैं। यूएसए जो है टॉप पर है यहाँ पर 19 लाख केसेस के साथ में और 1,10,000 डेथ हो चुकी हैं। ब्राजील दूसरे नंबर पर है 6,62,000 केसेस के साथ में और 33,000 डेथ हो चुकी है। सबसे टॉप पर डेथ के मामले में यूएसए और दूसरे नंबर पर है यूके। ठीक है, ये याद रखना। अभी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अपनी कंट्री के बारे में। हमारी कंट्री यहाँ पर अब तक के सबसे ज्यादा केस देखने को मिले। यहाँ पर आज डेली केसेस की संख्या बढ़ रही है, 7,500 के करीब डेली एवरेज केस हमारी कंट्री में देखने को मिल रहे हैं। तो ये काफी बड़ी बात आप लोग बोल सकते हैं। इसी के साथ में सबसे ज्यादा जो नए केस आए वो आए ब्राजील के अंदर में, दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा यूएसए के अंदर में और तीसरे नंबर पर जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा केस आए वो है हमारी कंट्री में। यानी कि सबसे ज्यादा केसों की जो रफ्तार है हमारी कंट्री में काफी ज्यादा बढ़ गई है। ऑल ओवर तो नंबर 7वें पर है, पर जो रफ्तार है केस आने की उसमें हम लोग नंबर तीसरे पर आ चुके हैं। तो इसलिए हम लोग को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट यहां पर जो बात की जा रही है, टोटल केस आ चुके हैं 2,26,000 के करीब और जो डेथ हो चुकी है ये हो चुकी है 6,363 के करीब लोगों की अब तक इससे जान जा चुकी है। रिकवर किए हैं यहाँ पर 4,000 और इसी के साथ में लगभग 9,800 के करीब नए केस आए हैं। महाराष्ट्र टॉप पर चल रहा है, तमिलनाडु दूसरे पर, दिल्ली तीसरे पर, गुजरात चौथे पर। तो ये हब है हमारी कंट्री में जहाँ पे सबसे ज्यादा केस देखने को मिल रहे हैं। तो अगर इन पर्टिकुलर एरिया में है तो अपने आप को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप लोग ही आप लोगों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है ये है यहाँ पर काराकुम डेजर्ट के बारे में। तो देखिएगा कहाँ पर ये लोकेशन है इसकी, फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए है आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और आर्टिकल्स देखते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बता दूं, कल क्वेश्चन वाली वीडियो आप लोगों की इवनिंग में नहीं आ पाई थी, तो उसको मैंने मॉर्निंग में अपलोड कर दिया था लगभग 5:30 बजे करीब। तो वो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं और बाकी जो वीडियो है वो आप लोगों की मिलती रहेगी उसी तरीके से जिस पैटर्न में आप लोगों को मिलती है। ठीक है, और फीडबैक जरूर दिया करो, चाहे क्वेश्चन की वीडियो हो चाहे आप लोग की ये वाली वीडियो है, आप लोग फीडबैक जरूर दिया करो। फीडबैक अगर आप लोग देते हो तो उससे पता चलता रहता है कि क्या क्या चीज़ें चेंज करनी है और कहाँ कहाँ पर क्या क्या किया जा सकता है। तो फीडबैक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे वीडियो होगी आप लोगों के सामने आ रही है तो आप लोग उसको डिसलाइक करो, अगर पसंद नहीं आ रही है पक्का डिसलाइक करो। ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि डिसलाइक क्यों किया, ताकि उसको इंप्रूव करें। तो वही तो बातें बोलता हूँ, पर पसंद आती है तो उसको लाइक भी करो, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि चीज़ें आप लोगों को पसंद आ रही है। तो ये एक तरीका फीडबैक है यहाँ पर ये। ठीक है, आइए अब आर्टिकल्स के ऊपर नजर डालते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये वाला जो आर्टिकल है और ये वाला जो आर्टिकल है, ये दोनों आर्टिकल जो न्यू कोल्ड वॉर चल गई फिर से उसके बारे में बात की जा रही है। हालांकि कल भी हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था, पर इसको फिर से हम लोग यहाँ पर डिटेल में थोड़ा सा कई सारे और एंगल आप लोगों को जानने को मिलेंगे, उसके साथ में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक बड़ा ही हॉट होता जा रहा है
तो इस टॉपिक को लेकर आप लोगों के माइंड में कंप्लीट क्लैरिटी होनी चाहिए, तो ये आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। अभी केरला में एक यहाँ पर हाथी की जान गई, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये आर्टिकल है, तो थोड़ा सा बात करेंगे आखिर जो एनिमल और जो ह्यूमन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसके क्या क्या रीजन है, और यहाँ पर हाथी के बारे में नहीं दूसरे एनिमल्स के बारे में भी हम लोग बात कर सकते हैं, और इसी के साथ में कुछ वेस्टर्न घाट के बारे में आप लोगों से बात करेंगे, कमिटी के बारे में बात करेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल बन सकता है इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों के लिए। डिफेंस के रिफॉर्म के बारे में बात की जा रही है, हालांकि लास्ट टू लास्ट संडे मैंने इसके बारे में डिटेल में आर्टिकल डिस्कस किया था, तो एक ओवरव्यू आप लोगों को देकर चलूंगा जिससे आप लोग जान पाएंगे कि एग्जैक्टली हम लोग को आगे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर वो हम लोग बातें जानेंगे। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में। तो अभी आप लोगों को पता है क्वेश्चन मार्क लगा दिया डोनाल्ड ट्रंप के जो ट्वीट पर, उसके चलते यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने रेगुलेट करने की बात की गई है मीडिया को, ये सॉरी प्लेटफॉर्म को। तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, कई सारी इंटरेस्टिंग बातें आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलने वाली है, तो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से देखेंगे। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है आज है 5 जून, तो उसके बारे में बात की जा रही है, इसके ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे। ये एडिटर को जो एडिटर नहीं बेसिकली जो पत्रकार है, जर्नलिस्ट है, वो अपना एक्सपीरियंस कुछ शेयर करते हैं अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड ज्यादा होता है। ये अभी कार्टून है, तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। कार्टून जानेंगे कि आप लोग देख लीजिए, जैसे यहां पर ये जो हथनी थी बेसिकली, इसके पेट में बच्चा था और इसकी जान चलेगी, वैसे ही यहां पर ये पॉलिटिक्स इसके ऊपर होने लगी। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। बेसिकली स्टार्टिंग में बोला गया इसको अनानास वगैरह पता नहीं क्या फल फ्रूट खिलाया गया है, उसके अंदर जो था वो पटाखे वगैरह डाल के इसको खिलाया गया है। पर लेकिन जब इसके ऊपर स्टडी एक तरीके से इसके ऊपर स्टडी की गई यहाँ पर प्रॉपर वे में, तो स्टडी से पता चला कि एक तरीके की ट्रेजेडी है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जैसे खेत होते हैं, आप लोगों ने आसपास में देखा होगा, तो जंगली जो सुअर होते हैं ताकि वो एंट्री न कर सके वहां पर, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी के वायर लगा देते हैं। ठीक है, तो उसी की चपेट में यहाँ पर ये हाथी आए हैं, ऐसी बात यहाँ पर बोली जा रही है, जो बाद में यहाँ पर पता चला है। पर लेकिन कैसी कैसी न्यूज यहाँ पर फैल गई जरा सी देर में, उससे समझ में आता है कि आज के डेट में जो फेक न्यूज है वो किस लेवल पर सोसाइटी में इंपैक्ट डाल रही है, और पॉलिटिक्स अपने आप होनी स्टार्ट हो जाती है। ट्रेंडिंग कर रही थी ट्विटर पर ये चीजें, तो यहां पर ये भी समझ में नहीं आता है कि जनता जो है जरा सी देर में, मतलब बिना फैक्ट और फिगर जाने, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आज के में कंट्री में देखने को मिल रही है ना, वो ये है कि एक बार किसी ने कुछ बोल दिया, आंख बंद कर उसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं बिना फैक्ट्स और फिगर जाने, बिना उसका बैकग्राउंड चेक किए हुए। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक करना चाहिए, कुछ फिगर और फैक्ट्स हम लोग को जानने चाहिए, उसके बाद में चीजों को थोड़ा इंप्लीमेंट करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो यही बातें हैं, इसके बारे में आर्टिकल है, उसके हम लोग नजर डालेंगे। पर लेकिन सबसे पहले छोटा सा ये आर्टिकल है इन्वायरमेंट डे के बारे में। हालांकि कल न्यूज वाली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, जिसमें हम लोग डेली एक डे डिस्कस करते हैं, पर यहां पर भी एक बार जान लीजिए, आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा जिसने कल वाली वीडियो देखी थी। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट जिस एरिया में आप लोग रहते हैं वहां पर जो इन्वायरमेंट आसपास वाला जो होता है आप लोगों का, ठीक है, वो आप लोगों ने देखा हो, कई बार बोलते हैं कि इन्वायरमेंट पोल्यूटेड होता जा रहा है, एयर पोल्यूटेड होती जा रही है। ठीक है, किसी न किसी जो एक तरीके से मिस बैलेंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं यहाँ पर, तो ये सारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में हमारी लाइफ के ऊपर इंपैक्ट डालती है। तो यूनाइटेड नेशन ने बोला कि यार एक डे सेलिब्रेट करते हैं जिससे हम लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाएंगे और पॉलिटिकल अटेंशन भी लेकर आएंगे कि हाँ भैया इन्वायरमेंट इस तरीके से बर्बाद हो रहा है, आगे आने वाले टाइम में प्रॉब्लम फेस करनी हम लोग को पड़ सकती है। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है वो प्रमोट करता है कि कैसे इंप्रूव करना है हम लोग को इन्वायरमेंट, अर्थ यानी कि पृथ्वी के ऊपर, क्योंकि इसी की वजह से यहां पर लाइफ जो है वो पॉसिबल है। अगर ऐसा नहीं होगा तो लाइफ भी यहां पर पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बन सकता है आप लोगों से, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है उसका फोकस क्या है यहाँ पर, वो है बायोडाइवर्सिटी, और ये कौन अब की बार इसको होस्ट कर रहा है, तो कोलंबिया होस्ट कर रहे हैं यहाँ पर जर्मनी के साथ में मिलकर अब की बार वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। इंपॉर्टेंट थीम क्या है यहाँ पर, ये है सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, यानी कि बायोडाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना है, ये इसकी इंपॉर्टेंट थीम। और आज के डेट में 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से ज्यादा ऐसी जो यहाँ पर स्पीसीज है, जातियां हैं यहाँ पर जो बेसिकली एक्सटेंट हो रही हैं, यानी कि पृथ्वी पर से वो खत्म हो जाएंगी। हम लोग एक तरीके से उनके बारे में थोड़ा जानते हैं, आने वाली जो जनरेशन होगी बस उनको किताबों में पढ़ा करेगी, जैसे हम लोग जानते हैं डायनासोर कभी हुआ करते थे। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर चीजें होने वाली है बहुत सारी स्पीसीज के साथ में। रीजन क्या है, रीजन है इंसान जिस तरीके से मैनमेड एक्टिविटी को आगे लेकर चल रहा है, तो उसी के बारे में फोकस देकर चलना चाहिए, थोड़ा सा उसको सोचना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है आज के डेट में, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलेगी, फूड सिक्योरिटी और यहाँ पर बेसिकली एग्रीकल्चर इनकम के बारे में बात की जा रही है, जो सबसे बड़े चैलेंज निकल कर आ रहे हैं। क्योंकि आप लोगों ने देखा है आज की डेट में सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट पड़ रहा है, किसी भी तरीके से एग्रीकल्चर करना कोई पसंद नहीं करता है, खेती करना कोई ज्यादा पसंद नहीं करता है। अगर कोई किसान है तो वो नहीं कहेगा अपने बेटे को कि तुम किसान बन जाओ, क्यों, उसको पता है यहाँ पर प्रॉफिट नहीं है। पर लेकिन एक पॉलिटिशियन है तो वो अपने बेटे को जरूर पॉलिटिशियन बनाता है, पूरा परिवार पॉलिटिशियन बन जाता है, क्यों, क्योंकि वहां पर प्रॉफिट है। इसी तरीके से कोई एक्टर तो पूरा
पूरा परिवार एक्टर बन जाता है क्योंकि वहां पर प्रॉफिट है। पर लेकिन किसान अपने बेटे को किसान क्यों नहीं बनाता? क्योंकि वहां पर प्रॉफिट ही नहीं है किसी भी तरीके से। उसको ये लगता है कि मैंने अपनी लाइफ बर्बाद कर दी, मैं अपने बच्चे की लाइफ बर्बाद क्यों करूं? तो यहां पर इनकम की भी अपॉर्चुनिटी काफी कम है, प्रॉब्लम सबसे ज्यादा झेलनी पड़ती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी सोसाइटी के अन्नदाता भी यही है, पर लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में ही है। तो इसीलिए बोला जाता है किसी कंट्री में अगर किसान खुश नहीं है तो ये समझिए वो कंट्री खुश नहीं है। तो ये हमारी कंट्री के ऊपर काफी अच्छे से एप्लीकेबल होता है प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए। अगर बात करें यहाँ पर अपॉर्चुनिटी के बारे में, तो हम लोग को देखिए जो क्राइसिस है वो एक अपॉर्चुनिटी देता है। जब भी लाइफ में आप लोग को लगता है कि आप लोग कहीं रुक गए हैं, फेल हो गए, जो आप लोग को फेलियर बोलते हो, तो फेलियर नहीं होता है, वो आप लोग के सामने एक अपॉर्चुनिटी होती है कि फिर से आप लोग अपने आप को री इन्वेंट करें, कहां कमी रहेगी उसको आगे लेकर चलें। तो उस तरीके से यहां पर बात की जा रही है कि रिसर्च करना चाहिए, स्टडी करनी चाहिए हम लोग को प्रॉपर वे में, और उसको आगे लेकर चलना चाहिए कि किस तरीके से यहां पर ऑल्टरनेटिव हम लोग चीजों को लेकर आ सकते हैं। बाकी अगर हम लोग यहां पर बात करें पॉपुलेशन इंक्रीज के बारे में, देखिए अगर पृथ्वी है, मान लीजिए ये पर्टिकुलर एरिया पृथ्वी का है, ठीक है, तो पृथ्वी का एरिया तो इतना ही रहेगा, बढ़ने वाला है नहीं। पॉपुलेशन यहां पर बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन दबाकर बढ़ती जा रही है, तो उसके चलते प्रॉब्लम क्या देखने को मिल रही है? प्रॉब्लम ये देखने को मिल रही है कि जो जितने रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर स्ट्रेस पड़ रहा है, यानी कि पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है पर लेकिन रिसोर्सेज जो है वो उतने के उतने ही है। तो अब हम लोग को थोड़ा सा यहां पर फोकस देकर चलना पड़ेगा। जो स्टेबल रिसोर्सेज हैं, स्टेबल क्या घटते भी जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहां पर हम लोग खेती करते थे पहले, अब वहां फैक्ट्री लग गई है, खेती करते थे रोड बन गई है, फिर खेती करते थे कोई और दूसरे प्रोजेक्ट वहां पर चल रहे हैं, ठीक है, और रहने के लिए रेजिडेंशियल जगह बनाई जा रही है खेतों को हटा हटा कर वहां पर। तो खेती की जगह तो डिक्रीज हो रही है, ना कि यहां पर स्टेबल है, पर लेकिन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। तो अब क्या करना पड़ेगा हम लोग को? अब हम लोग को यह करना पड़ेगा कि जो भी हमारे पास में एरिया है उसमें इंप्रूव करें हम लोग प्रोडक्टिविटी। यानी कि पहले जो खेती 10 बीघे में होती थी, अब वही खेती हम लोग को यहां पर 2-4 बीघे में करनी पड़ेगी, और उतना ही प्रोडक्टिविटी आप लोग करनी पड़ेगी, तो ही जाकर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल सकता है। ऑल्टरनेटिव चीजों पर फोकस देना पड़ेगा कि हाँ, यानी कि खेती से ही चीजें निकल कर आ रही हैं, ठीक है। जैसे कि कई बार सजेस्ट किया जाता है कि मांस मच्छियां वगैरह ये भी यहां पर सपोर्ट प्रमोट करने पड़ेंगे अगर खेती के ऊपर बर्डन बढ़ता है तो इस तरीके से कई सारी चीजें हम लोग को सोचनी पड़ेगी, और एग्रीकल्चर इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अभी ये आर्टिकल है, इसके बारे में थोड़ा सा नजर यहाँ पर डाल लेते हैं। जो मैंने अभी आप लोगों से बात की, कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं कि क्या सिचुएशन बनी, पूरी पॉलिटिक्स यहाँ पर देखने को मिली इसके ऊपर। तो जानते हैं क्या कंडीशन है यहाँ पर। सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोग ये देखिए, इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा जान पाएंगे। ये यहाँ पर डेटा है, जो डेटा है ये आप लोग एक ओवरऑल आइडिया देगा सबसे ज्यादा हाथी वगैरह कहाँ पर पाए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा 5 सबसे ज्यादा राज्य हाथी पाने वाले कौन से राज्य हैं? कर्नाटका, आसाम, केरला, तमिलनाडु और उड़ीसा। ये 5 राज्य का नाम रखिएगा जहां पर सबसे ज्यादा हाथी हमारी कंट्री में पाए जाते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। सबसे कम फिर महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और मिजोरम, ठीक है। तो ये इसके बारे में कुछ फैक्ट है। देखिए ग्रांड आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे कि आप लोगों को मैं यहां पर बताऊं, ये देखिए आप लोग, ठीक है। आज की डेट में बहुत सारी सड़कें बनाई जा रही हैं, फॉरेस्ट के बीच में से निकालकर सड़कें बनाई जा रही हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट को ध्यान में न रखते हुए डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जा रहा है। अब मान लीजिए हाथी है, यहाँ पर बीच में सड़क चली गई, इस पर्टिकुलर एरिया से इस पर्टिकुलर एरिया में जाना है, तो कोई कॉरिडोर नहीं है जहां से वो निकलकर चला जाए सड़क के नीचे से, या फिर सड़क नीचे को जा रही है ऊपर को कोई कॉरिडोर बना दिया, तो ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है। तो इनको सड़क से ही पार होना पड़ता है। कई बार एक्सीडेंट होते हैं, कई बार यहाँ पर डर जाते हैं हाथी, तो डर की वजह से यहाँ पर कई बार अफरा तफरी कर देते हैं, तो फिर हाथी को गोली मार देते हैं, ठीक है। कई बार यहाँ पर आसपास वाले खेतों में चले जाते हैं, लोग बोलते हैं कि हाथी हमारे एरिया में आ गए। ये नहीं देख रहे हैं कि आपने हाथी के एरिया में जाकर काम अपना घर बना रखा है, तो वो कंडीशन देखने को मिलती है। यानी कि उनका घर आप लोग छीन रहे हैं, ऊपर से बोल रहे हैं हाथी, या फिर ये इस तरीके से हमारे एरिया में आते हैं जानवर। तो कंडीशन ये कि जब हम लोग जानवरों के एरिया में जाकर घुस गए हैं, तो फिर कहां पर वो बेचारे रहेंगे, और उनको एक बड़ा एरिया चाहिए घूमने के लिए, एक अच्छा इस तरीके से अपनी लाइफ को लीड कर सके। पर लेकिन सिचुएशन जो है वो कंप्लीटली डिफरेंट होती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते मैन और जो एनिमल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। तो ये कई बार बातें की जा चुकी है। एग्रीकल्चर को बचाने के लिए हम लोग जंगली सूअरों से या फिर दूसरी चीजों से हम लोग क्या करते हैं, उसके चारों ओर वायरिंग कर देते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी छोड़ देते हैं। इसमें कई सारे केस ऐसे आए कि इंसानों तक की जान चली गई इसमें। तो कौन यहां पर इसकी ध्यान रखेगा? और जानवरों की तो जान जाती है, कई बार ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये थोड़ी सोचने वाली बात है कि जो प्रेग्नेंट एलिफेंट है यहाँ पर केरला के अंदर में, अभी उसकी जान गई यहाँ पर, तो कई सारी जो न्यूज़ थी वो यहाँ पर स्प्रेड हुई कि ये हो गया वो हो गया। किस तरीके से कंडीशन देखने को मिल रही है कि एलिफेंट पर ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम यहाँ पर जान जा रही है, बहुत सारे एलिफेंट हर साल यहाँ पर मारे जाते हैं। कई बार पोचिंग की वजह से मारे जाते हैं, उनके दांत वगैरह चोरी कर लिए जाते हैं। कई बार और कई कंडीशन होती है। ये मानते हैं कि जिंदा हाथी जो होता है 1 लाख का और मरा हुआ 3 लाख का, यानी कि मरने के बाद में हाथी की जो एक तरीके से कीमत है वो बढ़ जाती है, ऐसा यहाँ पर माना जाता है। तो ये कंडीशन इसलिए ध्यान में रखते हुए
कई बार इनकी जान भी ले ली जाती है। तो ये काफ़ी सोचने वाली दयनीय कंडीशन है। अगर आप लोग यहाँ पर बात करें, जैसे बोला गया पाइन एप्पल के अंदर जो क्रैकर वगैरह है, पटाखे वगैरह रखकर यहाँ पर एनिमल के अंदर, जो यहाँ पर बेसिकली बॉडी के अंदर उसके दिए गए खाने के लिए, तो ये देखिए एक तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कि जो भी यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, ये हम लोग को सोचना पड़ेगा कि क्या सोसाइटी, किस तरीके की सोसाइटी हो रही है, क्या वो कंज्यूम करें, क्या वो चीज़ें देख रहे हैं जिसके चलते इतना परपेटेड की यहाँ पर इस तरीके जो ये इस तरीके कंडीशन भी यहाँ पर वो सोच पा रहे हैं। ठीक है, चलिए वो तो जो भी है, पर यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो है देखने को मिल रही है वो ये है कि जो हाथियों की संख्या हमारी कंट्री में लगभग 30,000 के करीब आप लोगों को देखने को मिलती है। पर लेकिन आज के डेट में अगर आप लोग देखें, जो ये हाथी हैं जिन जिन एरिया में, वहाँ अलग अलग एरिया में डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, पर लेकिन कहीं पर भी कॉरिडोर देखने को नहीं मिलता है, जिसकी वजह से जब इनको पैसेज नहीं मिलता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाने पर, तो फिर एनिमल के कॉन्टैक्ट और जो ह्यूमन है वो एनिमल के कॉन्टैक्ट में आते हैं और ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। प्रकाश जावड़ेकर जो हमारी कंट्री के आज के डेट में इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं, उन्होंने यहाँ पर देखिए अभी रिसेंटली देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, एक साइड में तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो लॉकडाउन चल रहा है, पर लेकिन उसके चलते भी यहाँ पर अभी क्या किया गया, ये यहाँ पर अभी जो बेसिकली कमर्शियल एक्सप्लोइटेशन के लिए, यानी कि वहाँ से सामान निकालने के लिए, जैसे आयरन ओर वगैरह हो गया, कोयला वगैरह हो गया, वो निकालने के लिए लॉकडाउन के चलते चलते भी यहाँ पर इनको अप्रूव किया जा रहा है। यानी कि यहाँ पर अभी क्या किया गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ और इसी के साथ में एक्सपर्ट अप्रेजल जो कमेटी है, उसने यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है इस पर्टिकुलर एरिया में, उनको यहाँ पर बेसिकली उनको एनालिसिस किया, उनको यहाँ पर क्लियर किया। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर यह लॉकडाउन में कुछ काम हो चाहे ना हो, पर लेकिन ये ऐसे ऐसे काम यहाँ पर जरूर चल रहे हैं। तो ये भी सोचने वाली बात है कि हम लोग किस लेवल पर जाकर यहाँ पर इंटरफेयर कर रहे हैं और फिर हम लोग बोल रहे हैं कि ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है। देखिए सबसे बड़ी बात यह भी है कि इनका जो रेंज है वो श्रिंक होती जा रही है, फीडिंग ग्राउंड जो है वो कम होता जा रहा है। तो ये सीरियस वरी का रीजन है, चिंता का कारण है। ये कर्नाटका के अंदर 60% ऑफ एलिफेंट जो है वो डिस्टर्ब एरिया, आप लोगों को डिस्ट्रेस या फिर एक तरीके से जो एरिया है वो आप लोगों को आउटसाइड द प्रोटेक्टेड एरिया देखने को मिलेंगे, जो डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पर। यानी कि एक प्रोटेक्टेड एरिया यहाँ पर ये है, ठीक है, और यहाँ पर हाथी नहीं है, ज्यादातर हाथी इस एरिया में है जहां पर हम लोग डेवलपमेंट कर चुके हैं, क्योंकि वहां पर हम लोग काफी कुछ खत्म कर चुके हैं। तो ह्यूमन का जो डोमिनेशन है वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट सामने निकल कर आता है। यानी कि हम जंगल में जाकर ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर कोई कमेटी नहीं बनी, सजेशन नहीं दिया गया था यहाँ पर माधव गडगिल कमेटी के द्वारा, इंपॉर्टेंट कमेटी है, वेस्टर्न घाट के बारे में बताई गई थी। उसके द्वारा बताया गया था कि आप लोग वेस्टर्न घाट को इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर कर दो, पर लेकिन कैसे कर दें, वहां से तो रिसोर्सेज निकालने थे। तो इसके द्वारा बोला गया था कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु 6 राज्य हैं जो वेस्टर्न घाट के अंदर में आते हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है। तो इसको इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर कर दो, क्योंकि यहां पर काफी कुछ बायोडायवर्सिटी आप लोगों को देखने को मिलती है। पर लेकिन ऐसा कुछ हुआ तो नहीं, यहाँ पर हुआ बिल्कुल अपोजिट में। यहाँ पर ये बेसिकली जो डेवलपमेंट किए जा रहे हैं, तो इसी के चलते यहाँ पर ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो जो मिनरल्स वगैरह ये सारे एक्सप्लोइट किया जा रहा है, ये कैश क्रॉप के ऊपर जो फोकस दिया जा रहा है, इसके चलते काफी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर निकल कर आता है। टोटल पूरी कंट्री में 5% के करीब प्रोटेक्टेड जो हैबिटेट है उनको भी हम लोग यहाँ पर प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी एक काफी बड़ी बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो हम लोग को देखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं अपनी बायोडायवर्सिटी को सेव जो है वो लोगों को ही करना पड़ेगा। अगर नहीं सेव करेंगे तो फिर प्रॉब्लम भी हम लोगों को ही देखनी पड़ेगी। तो कैसे आप लोग ये बैलेंस बना सकते हैं? तो गवर्नमेंट को प्रॉपर पॉलिसी के थ्रू काम करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ही यहाँ पर एक तरीके से उसको इंप्लीमेंट करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर देखिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। यानी कि एक तरीके से वही बात होगी कि जो बचाने वाला है वही यहाँ पर बचा नहीं रहा है, तो फिर काम कैसे चलेगा? तो ये है कुछ बातें जो आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी लेकर आएंगी, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, अच्छे से इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। और देखिए जो बच्चे फर्स्ट टाइम वीडियो देखते हैं ना, वो क्वेश्चन ऐसा नहीं कि वो पहले दिन ही उनको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, नहीं। आप लोग क्या किया करो, जो क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं उनके क्वेश्चन पढ़ा करो, टॉपिक के बारे में थोड़ा सा एनालिसिस किया करो, पहले उसको थोड़ा सा जानने की कोशिश करो। और क्वेश्चन नहीं लिखना है, अपने बारे में कुछ अगर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है पहले स्टार्टिंग में, तो थोड़ा सा कुछ अपने बारे में लिखने की कोशिश करो। पूरे दिन में आप लोग का रूटीन क्या रहा, तो उससे आप लोगों को एक हैबिट बन जाएगी सोचने की, फिर उसको आप लोग लिख पाएंगे। क्वेश्चन के अंदर मत घुसो अभी, ठीक है। तो जो रेगुलर लिख रहे हैं थोड़ा सा, ये जिनको पढ़ते हुए लगभग 3-4 महीने हो गए, जिनको एक मोटा मोटा आइडिया है, वो क्वेश्चन को जरूर लिखा कीजिए, ठीक है। जिनको पता चल रहा है टॉपिक के बारे में, एक एनालिसिस वो कर चुके हैं, उनको समझ में आता है कि टर्म्स में क्या टर्म्स बोली जा रही है यहाँ पर, ठीक है, तो वो जरूर लिखा करो, ठीक है। बाकी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको रेगुलर देखता हूं मैं क्वेश्चन लिख रहे हैं, पर लेकिन कुछ ऐसे हैं जो आलसी टाइप के हैं, एक दिन लिखा, 2 दिन गैप मार दिया, फिर तीसरे दिन लिख दिया आकर, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा अपने एक तरीके से सही तरीका नहीं है। पैटर्न में, रूटीन में आप लोग रखो अपने आप को। यूएसए और चाइना के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं, तो बाइनरी चॉइस है हमारे सामने।
आज की डेट में कि कैसे दोनों के साथ में हम लोग को एक स्ट्रेटजिक मेंटेनेंस बना, एक स्ट्रेटजिकली हम लोग को जो कैपेसिटी ऑफ डिसीजन ऑटोनॉमी अपने आप को मेंटेन रखना है। देखिए बेसिकली क्या है, बोलने की कोशिश ये की जा रही है, आज की डेट में एक साइड में चाइना है, दूसरी साइड में यूएसए है, तो कैसे हम लोग अपनी जो स्ट्रेटजी है वो एक तरीके से कैपेसिटी है इंडिया की, वो टेस्ट देखने को मिलेगी कि कितनी स्ट्रेटजी मेंटेन रख पाते हैं, ये ऑटोनॉमी अपनी रख पाते हैं, यानी कि कोई सा इसके कंट्रोल में नहीं आएगा। इसको ऐसे समझिए, जैसे पुरानी कोल्ड वॉर के बारे में आप लोग बात करें, उस टाइम पर एक साइड में यूएसए था, ठीक है, एक साइड में यूएसएसआर था। तो उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे हम लोग अलग पैटर्न बनाकर निकल गए, जिसको हम लोगों ने बोला नैम, नॉन अलाइंग मूवमेंट। 1961 में बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस के थ्रू यहां पर इसको नैम को बनाया गया था। तो हम लोगों ने बोला ना तो हम इसके साथ में रहेंगे और ना ही इसके साथ में रहेंगे, हम अपना एक अलग पाथ लेकर चलेंगे, ठीक है, वो चल अकेला चलो साथी चल अकेला तो वही कंडीशन यहां पर हो गई। पर लेकिन आज के टाइम में इसको रिप्लेस करके यहां पर चाइना आ गया, और चाइना हमारा पड़ोसी है, तो अब यहां पर ये इग्नोर करना मुश्किल होगा थोड़ा। पर लेकिन फिर भी हम लोग कैसे अपने डिसीजन जो अपना ऑटोनॉमी बनाए रखते हैं, यानी कि इनका हमारे ऊपर इंपैक्ट ना पड़े, वो सारी चीजें हम लोग को यहां पर मेंटेन रखकर चलनी पड़ेगी। क्योंकि यूएसए और चाइना के बीच में जो आज के में झड़प चल रही है, उसका कोई अभी अंत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और नवंबर के महीने में यहां पर अभी इलेक्शन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। 8 नवंबर में लास्ट टाइम रिजल्ट आया था, अब की बार नवंबर के महीने में फिर से इलेक्शन देखने को मिलेंगे, 4 साल बाद इलेक्शन होते हैं। तो यहां से पता यह चलेगा एग्जैक्टली कि किस तरीके से यहां पर अभी प्रेशर पड़ने वाला है। क्योंकि इलेक्शन के टाइम पर जो कंट्री में, कोई भी कंट्री में गवर्नमेंट क्यों ना हो, वो क्या करती है, वो अपनी नाकामियां छिपाने की कोशिश करती है और दूसरों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने स्टार्ट करती है। तो वही काम अभी यहां पर यूएसए के अंदर भी चल रहा है। तो आर्टिकल को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, क्या क्या बातें की जा रही है। बोला जा रहा है कि अभी यहां पर रिबिल्ड करने की जरूरत है, म्यूचुअल ट्रस्ट अवॉइड करने के लिए न्यू कोल्ड वॉर, यानी कि नई कोल्ड वॉर जो चल रही है, जो टेंशन दोनों कंट्री के बीच में हो गई है, तो उस पर थोड़ा सा फोकस देकर चलना पड़ेगा। तो समझते हैं क्या बातें की जा रही है। यूएसए ने अभी यहां पर रिसेंटली कई सारे डिसीजन लिए। जो पैसेंजर प्लेन है चाइना से, उसको रोक दिया गया। इसी के साथ में और भी कई सारी चीजें, जैसे आप लोग ये वाली स्लाइड में देखिए, कई सारे ऐसे स्टेप इनके द्वारा उठाए गए अभी रिसेंटली। ये वाला देखिए, ठीक है, क्या किया गया अभी यहां पर इनके द्वारा, हांगकांग का जो स्पेशल स्टेटस था अंडर यूएस लॉ, उसको जो स्पेशल स्टेटस को रिवोक कर दिया गया। इसी के साथ में एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उनमें एंट्री जो थी चाइनीज ग्रेजुएट जो स्टूडेंट्स की, उसमें इन्होंने एंट्री बंद कर दी, क्योंकि यहां पे सीख कर जाते थे और फिर यहां पर पीपल्स जो लिबरेशन आर्मी है उसमें इंप्लीमेंट करते थे। यूएसए के प्रेसिडेंट ने फाइनेंशियल रेगुलेशन की भी बात की है। चाइनीज जो फिर्म है यूएसए के अंदर, जो स्टॉक जो मार्केट के अंदर यहां पर कनेक्टेड है, इसी के साथ में वॉर्न किया है, अगर कोई फॉलो नहीं करेगा जो भी रूल और रेगुलेशन है, उसको डीलिस्ट कर दिया जाएगा। तो ये कई सारी बातें अभी रिसेंटली आप लोगों को देखने को मिली। हांगकांग के इशू और ताइवान के इशू भी आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं कि हांगकांग के चलते भी जो यूएसए है वो एक अलग स्टैंड ले रहा है, और ताइवान में भी यहां पर गवर्नमेंट को कंप्लीटली यूएसए सपोर्ट कर रहा है। तो इसके चलते चाइना को सदमा लग रहा है काफी बड़ा। तो यूएसए की गवर्नमेंट के जो डिसीजन है वो चाइना के ऊपर काफी नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहे हैं। रिसेंट मंथ में अगर आप लोग बात करें तो यहां पर जो ट्रंप साहब है, ठीक है, तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उन्होंने अटैक किया यहां पर कि कोविड-19 का नाम लेकर कि चाइनीज वायरस है, वो भी काफी बड़ी बात हो गई, और हांगकांग का स्पेशल स्टेटस यहां पर छिटा गया। जैसे यहां पर चाइना के द्वारा स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव जो रीजन है, उसमें यहां पर एक न्यू लॉ लाने की कोशिश की। चाइना क्या कोशिश कर रहा है, चाइना हांगकांग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। हांगकांग एक पर्टिकुलर ऑटोनोमस रीजन माना जाता है चाइना के पास में, जो चाइना के द्वारा यहां पर ये जो रीजन था, ये यूके से लिया गया था, ब्रिटेन से 1997 में। उस टाइम पर जब ब्रिटेन ने यहां पर ये हांगकांग चाइना को दिया, तो उनके द्वारा ये बोला गया था कि 1 कंट्री 2 सिस्टम के तहत ये काम करेगा, यानी कि कंट्री तो एक ही रहेगी जिसका नाम होगा चाइना, पर लेकिन सिस्टम 2 रहेंगे। वो क्या सिस्टम होंगे, चाइना के अंदर तो डेमोक्रेसी है नहीं, पर लेकिन हांगकांग के अंदर प्रॉपर डेमोक्रेसी है, तो वहां पर वो डेमोक्रेसी वगैरह कंटिन्यू रहेगी। तो इस तरीके से कुछ कुछ कई सारी बातें की गई। तो बेसिक पर्पज क्या था, बेसिक पर्पज ये था कि चलो कंट्री तो एक हो जाएगी, 1 चाइना हो जाएगी, पर लेकिन ये हांगकांग भी अपनी जो बेसिक एक डेमोक्रेसी वाला जो पैटर्न है वो न यहां पर छोड़ पाए, ठीक है। तो वो चीजें थी। पर लेकिन आज के डेट में आप लोग देखते हैं चाइना उसको हथियाने की कोशिश कर रहा है कंप्लीटली, और अपना सिस्टम इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है। चाइना के बारे में बात करें तो चाइना को यूएसए एक तरीके से जो रिपीटेडली टारगेट किया जा रहा है, जो चाइना बाय यूएसए, और बीजिंग जो है यहाँ पर रिटेलिएट भी कर रहा है कई सारे एरिया में, जैसे कि उसने उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया तो उसने उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। तो इस तरीके से वर्ल्ड की 2 लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट जो इकोनॉमी है वो आपस में लड़ रही है, और जब ऐसा होता है तभी यहाँ पर एक कोल्ड वॉर लाइक कंडीशन बनती है, जैसे यूएसए और यूएसआर के बीच में देखने को मिल रही थी। तो अब सोचने वाली बात यहाँ पर यह सीधी सीधी कि कैसे यहां पर इससे निकला जा सकता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ये कंट्री इनकी कोल्ड वॉर चल रही है बस इन्हीं के लिए, यहां पर ये ऑल ओवर वर्ल्ड में आप लोगों को इंपैक्ट डालती हुई यहां पर नजर आएगी, ठीक है। इसी के साथ में नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से यहां पर बातें करूं, नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिशियल है उसके बारे में। डिसीजन ऑन फ्लाइट जो अभी लिया गया चाइना के लिए, रिफ्यूज किया गया वो सारी चीजें, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर
जो ये बेसिकली चाइना है उसने इंट्रोड्यूस किया रिस्ट्रिक्शन। यहाँ चाइना ने भी यहाँ पर ऐसे कसर नहीं छोड़ी है, उसने भी अपना कोविड-19 को लेकर रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, तो वो अपनी जगह है यहाँ पर। तो दोनों के बीच में अगर आप लोगों को यहाँ पर रिजोल्व करना है चीज़ों को, तो टोक और कोऑपरेशन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर माना जा रहा है। चाइना के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो चाइना के बारे में यहाँ पर ये बोला जाता है कि चाइना भी ऑलरेडी यहाँ पर डी एक्सेलेशन यानी कि एक तरीके से जो टेंशन है उसको कम करने की बात करता है, ठीक है। तो चाइना भी इसके बारे में कई बार ऐसी बातें करता है कि हाँ टेंशन को थोड़ा सा कम किया जाए, पर लेकिन यहाँ पर ऐसी चीजें भी देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा सीधा एक फंडा आप लोग बोल सकते हैं कि चाइना तो चाहेगा ही कि टेंशन थोड़ी कम हो जाए, क्योंकि चाइना को इससे काफी फायदा देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि चाइना का तो व्यापार है यहाँ पर यूएसए के साथ में, चाइना तो चाहेगा इस तरीके से। तो स्टार्ट थोड़ा किया गया था, पर लेकिन एग्जैक्ट रिजल्ट अभी आप लोग यहाँ पर निकल कर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं वो यहाँ पर एक तरीके से जब से यहाँ पर पिक्चर में आए यानी कि प्रेसिडेंट बने हैं, वो उनका जो पैटर्न रहा है चाइना को लेकर लास्ट 4 सालों का, वो काफी खतरनाक रहा है। पिछले 4 सालों में उन्होंने चाइना को एक तरीके से सीधे हाथों नहीं लिया, उल्टे हाथों लिया है। चाइना डिजर्व भी करता है देखा जाए तो ये सारी चीजें, पर लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। ट्रेड और टेक्नोलॉजी के मामले में बात करें एक तरीके से, और इसी के साथ में पेंडेमिक और हांगकांग की जो बात करें, तो वो सारी बातें हम लोगों ने अभी डिस्कस की। तो चाइना को यहाँ पर एक तरीके से ये एक ऐसा नहीं होता कि अपने अपने ऊपर फोकस देकर दूसरे को बर्बाद करने वाली कंट्री, तो उस तरीके से यहां पर देखा गया यूएसए के द्वारा। और जो यहाँ पर इनका पेंटागन है, बेसिकली जो इनका ये पेंटागन है यहाँ पर यूएसए का जो मिलिट्री से रिलेटेड जो चीजें हैं, इनके द्वारा बोला गया ए रिविजनिस्ट जो पावर है यहाँ पर चाइना आज के डेट में, ठीक है, और उसको मेन दुश्मन भी मान लिया गया वॉशिंगटन के द्वारा। हालांकि अगर आज के डेट में आप लोग बात करें दोनों के बीच में, जैसे यूएसआर के बीच में चीजें हुआ करती थी, उस लेवल पर चीजें नहीं पहुंची हैं, ठीक है, उतना प्रॉब्लम अभी नहीं देखने को मिल रही है। पर फिर भी जो चीजें हैं पोस्ट कोविड-19 जो सिचुएशन है वो खतरनाक होती जा रही है, जिसके बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब के द्वारा स्टार्टिंग में बोला गया 5G की जो कंपनी है वो चाइना से जो यूएसए से आउट जाएंगी। इसमें हुआई कंपनी का नाम लिया गया था, क्यों? क्योंकि हुआई कंपनी जो है चाइना के एक मिलिट्री लीडर की है और उनकी गवर्नमेंट के साथ में काफी कॉन्टैक्ट रहता है। तो अगर यूएसए से यहां पे कुछ निकाल के लेकर जाते हैं तो सीधा सीधा सपोर्ट प्रोवाइड करा सकती है यूएसए की गवर्नमेंट को। तो इसके चलते यहां पर कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। अगर बात करें नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट के बारे में, तो इसी के साथ में आप लोग देखते हैं कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि चाइना अलोंग विद रसिया यहां पर अमेरिका के द्वारा बोला गया यहां पर कि एक तरीके से ये खतरनाक है, कहीं ना कहीं एक तरीके से चैलेंज बोला गया अमेरिकन पावर के लिए, ठीक है। इसी के साथ में चाइना के द्वारा यहां पर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई कई सारी, जो रिसेंटली अभी चाइना जो है स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन चाइना के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई, ठीक है। तो इसके चलते यहां पर कंडीशन जो है वो और ज्यादा खराब होती जा रही है। तो सीरियस जो है वो अभी और ज्यादा सीरियस होने वाला है, ये यहां पर राइटर बोल रहे हैं। चाइना और यूएसए के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं प्रॉपर वे में, तो आज की डेट में ऐसी चीजें नहीं पहुंची है, हालांकि जैसी सोवियत यूनियन के टाइम पर पहुंची थी, क्योंकि चाइना और जो यूएसए हैं ये आज के डेट में इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली काफी एक दूसरे के साथ में उलझे हुए हैं। यूएसए की बहुत सारी कंपनी ऐसी है जो चाइना के अंदर काम करती है और बेस बनाए बैठी है, और इसी तरीके से चाइना का भी बहुत सारी ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो कि यूएसए के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इस टाइम पर यहां पर जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है वो दो तरीके से डिवाइड भी नहीं हो रखी है कि दो ब्लॉक अलग अलग बन गए, तो वो भी चीजें आप लोगों को देखने को नहीं मिल रही है। तो एक तरीके से जैसा पास्ट कोल्ड वॉर में हुआ था वैसा सिनेरियो आप लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है, पर लेकिन हो सकता है कि ऐसा सिनेरियो आने वाले टाइम में क्रिएट होता हुआ आप लोगों को नजर आए, ठीक है। इसी के साथ में जो यहां पर बात की जाए सैन्य टकराव के भी काफी कम चांसेस हैं, क्योंकि पता है कि सैन्य टकराव हुआ तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। आज की डेट में बात करते थे कि कोऑपरेशन का एरा है, पीसफुल ट्रेड की बात की जाती है, एक आशावादी प्रेगमेटिज्म एक तरीके से प्रेगमेटिज्म की बात की जाती है कि हाँ प्रेगमेटिक चीजें हैं यहाँ पर लेकिन वो सारी चीजें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर यूएस और चाइना की पार्टनरशिप को यहाँ पर प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन के द्वारा भी बोला गया था कि यहां पर एक तरीके से ये काफी एक होने कि म्यूचुअल ट्रस्ट के साथ में चीजें आगे चलनी चाहिए, पर लेकिन म्यूचुअल डिस्ट्रेस यहां पर हो गया, मिसट्रेस यहां पर देखने को मिल रहा है। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि डिफाइन कैसे किया जा रहा था और रिलेशन कैसे आगे बढ़ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा फोकस देने वाली बात है। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में अगर बात करें तो यहां पर एक तरीके से ये काफी लार्ज स्केल पर चीजों को ऐसे देख रहे हैं कि अमेरिका में इलेक्शन आ रहा है तो उनको कोई दुश्मन चाहिए जिसके सर पर रखकर वो अपना ढोल बजा सकें। इलेक्शन का टाइम आ रहा है तो उनको बताना पड़ेगा कि जो भी उनके द्वारा जो कंडीशन खराब की गई यूएसए के अंदर, पेंडेमिक इतना ज्यादा पहुंच गया, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी सब कुछ बर्बाद हो रही है, तो उसके चलते कोई तो होना चाहिए ना जिसको ब्लेम किया जा सके। तो ग्रेट डिप्रेशन के बाद में जो कि 1930s में देखने को मिला था, यूएसए और चाइना जो हैं वो एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं और काफी ज्यादा आगे चीजें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं, ऐसा भी बोला जा रहा है, क्योंकि वॉशिंगटन को तो एक दुश्मन चाहिए था और वो उनको चाइना मिल गया जो कि इलेक्शन में उसको यूज किया जा सके। तो इसके चलते दोनों कंट्री जो है यहाँ पर वो एक तरीके से म्यूचुअल जो कॉन्फिडेंस है वो भी उनका खत्म होता जा रहा है और एक कोल्ड वॉर जो है उसमें आने की एक तरीके से उसमें आने के पैटर्न पर यहाँ पर चीजें बढ़ रही हैं। तो इसलिए यहाँ पर अगर इसको अभी नहीं रोका गया तो फिर देखिए ये एक डिजास्टर वाले फेज
में एंट्री कर गए तो फिर यहाँ पर समझना मुश्किल होगा, रोकना मुश्किल होगा, और यहाँ पर कैसे क्या होगा वो भी यहाँ पर काफ़ी बड़ी बात हो जाएगी। ठीक है, तो ये है इसके बारे में जो आप लोगों को एक हल्का सा आइडिया होना चाहिए, जिसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं यहाँ पर इसके बारे में क्वेश्चन में आप लोग लिखने की कोशिश कीजिएगा। और फिर से बोलता हूँ, क्वेश्चन में आज जो आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं इसका मतलब ये नहीं है यही आप लोगों को क्वेश्चन में लिखना है। आप लोग जो भी रिलेवेंट पॉइंट उससे रिलेटेड है जो आप लोग लिख सकते हैं अपना, उसको ढंग से आप लोग लिखिएगा। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन जो मैंने आर्टिकल में पढ़ा दिया वो आर्टिकल एक क्वेश्चन बन जाता है आप लोगों का, नहीं, वो तो एक तरीके से एंगल आप लोगों को दिखाता है, और भी उसके बारे में बेसिक चीजें आप लोगों को याद रखनी है और उसको लिखने की कोशिश करनी है। इसीलिए कहता हूं कि अपना आंसर लिखने के बाद में दूसरों का आंसर पढ़े तो कई सारी चीजें एक्स्ट्रा आप लोगों को जानने को मिल जाएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये सोशल मीडिया के बारे में बात कर रहा है। पहले तो सोशल मीडिया होते क्या है। सोशल मीडिया एक ऐसे प्लेटफॉर्म है आज के डेट में जो कि आप लोगों को सोसाइटी के साथ में कनेक्ट करते हैं, अपने यार दोस्त रिश्तेदार के साथ में कनेक्ट करते हैं। फेसबुक हो गया, टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सारे ट्विटर हो गया, तो ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पर बोलते जा रहा है आर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दे आर्बिटर द ऑफ ट्रूथ, यानी कि क्या सच्चाई के मीडिएटर है, वो एक तरीके से मध्यस्थ करते हैं। तो यहां पर इसके बारे में बात की जा रही है, पूरा आर्टिकल इसी के ऊपर है। आप लोग यहां पर ये समझिए, इसको आप लोग थोड़ा सा ऐसे समझिए जैसे कि आप लोग मान लीजिए अब फेसबुक पर जाते हैं जैसे, ठीक है, फेसबुक पर मेरा अकाउंट है, ठीक है, तो मैंने फेसबुक पर अकाउंट बनाया, तो जैसे ही मैंने फेसबुक पर या फिर ट्विटर पर या फिर इंस्टाग्राम पर जैसे अकाउंट बनाए तो वहां पर क्या हो गया, वहां पर एक पर्टिकुलर एक स्लॉट में अपना अकाउंट बना लिया। आप लोग जाएंगे, आप भी अपना अकाउंट बना लेंगे, कोई और आएगा वो भी अपना अकाउंट बना लेगा, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप लोग फेसबुक के मालिक होगे। वो एक प्लेटफॉर्म है, आप लोग अपने अकाउंट बना रहे हैं, एक तरीके से ऐसा है जैसे पर्टिकुलर प्लॉट कट रहे हैं कई सारे, और आप लोगों ने भी जाकर एक किराए पर प्लॉट वहां पर ले लिया। ठीक है, तो आप लोगों का नहीं है वहां पर, आप लोग बस काम कर रहे हैं, वहां पर दुकान बना लिया आप लोगों ने, तो वहां पर आप लोगों ने काम करना स्टार्ट कर दिया। तो एक तरीके से वही कीट चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। तो ये एक प्लेटफॉर्म है। आप जब इनको बोला जाता है कि आप लोग यहां पर ये देखो कि आप लोगों के प्लेटफॉर्म पर कोई गलत चीजें नहीं होना चाहिए, तो ये बिल्कुल ऐसे ही हो गया जैसे आप लोगों ने कोई मकान था वो किराए पर दे दिया और फिर आप लोग किराएदार की लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं। तो यहां पर अगर किराएदार की लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं तो एक तरीके से वो तो आजादी से अपनी जिंदगी को जी नहीं पाएगा। ठीक है, उसको तो लगेगा ही नहीं कि वो अपने घर में रह रहा है। तो ये कंडीशन यहां पर देखने को मिलती है। तो दोनों ही जगह यहां पर चीजें, एक तो ये है कि देखिए आप लोग कितना ज्यादा इंटरफेयर कर सकते हैं अपने जो किराएदार है उसकी लाइफ में, दूसरी कंडीशन यहां पर आती है कितना ज्यादा इंडिपेंडेंट आप लोग उसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि इंटरफियर और इंडिपेंडेंट यहां पर उसमें एक बैलेंस यहां पर बनाना पड़ेगा, तभी यहां पर इनका कोई मतलब भी है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जो है कमाई करने वाले प्लेटफॉर्म है, पैसा कमाने वाले प्लेटफॉर्म है यहां पर। ठीक है, बिजनेस करने वाले प्लेटफॉर्म है यहां पर। तो ये यहां पर ये बताने वाले नहीं कि क्या झूठ है क्या सच है, क्या झूठ है क्या सच है, ये जो सोसाइटी है, ये जो लोग हैं जो वहां पर हैं वो खुद सोचेंगे, क्योंकि उन्हीं का भला है, उन्हीं का नुकसान है। तो ये क्यों सोचे ये बातें, तो यहां पर यही बातें रिसेंटली अभी बोली गई, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं आखिर चला कहां से ये चीजें। देखिए यूएसए के प्रेसिडेंट जो है अभी अमेरिका में कई सारी उल्टी सीधी चीजें देखने को मिल रही है, प्रोटेस्ट चल रहे हैं यहाँ पर कलर्स को लेकर, यहाँ पर ब्लैक व्हाइट वाली उनकी कंडीशन बनती है। अफ्रीकन अमेरिकन जो यहाँ पर पुलिस कस्टडी के अंदर अभी एक पर्सन मारा गया, तो उसके चलते प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो ट्विटर पर कई सारे डोनाल्ड ट्रम्प साहब के कमेंट किए गए, तो उसमें यहाँ पर यह बोला गया कि इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर ये ट्विटर के द्वारा, और बोला गया अगेंस्ट द पॉलिसी है, यानी कि ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रम्प साहब को बोला कि ये गलत इन्फॉर्मेशन है और हमारी पॉलिसी के अगेंस्ट है, ये हम इस तरीके से कंटिन्यू नहीं करने देंगे। डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला कि मैं इस कंट्री का प्रेसिडेंट हूं और तुम यहां पर एक कंपनी हो, मैं बताता हूं काम कैसे करना है। तो उन्होंने कंट्रोल करने की बात की कि एग्जीक्यूटिव कंट्रोल लगाया जाएगा जो सोशल मीडिया है। तुरंत फेसबुक ने यहां पर अपनी स्टेटमेंट दे दी कि हम लोग नहीं यहां पर कि हम लोग एक आर्बिटर नहीं हो ट्रुथ के, यानी कि हम लोग ऐसे नहीं कि हम लोग मध्यस्थता करेंगे सत्य के बारे में। ठीक है, लोग अपने आप डिसाइड करें, हम यहां पर बिजनेस के लिए बैठे हैं। बेसिकली मानना यह है कि मतलब एक तरीके से हम लोग यहां पर बिजनेस के लिए बैठे हैं, हम लोगों को ये नहीं बताएंगे कि तुमको क्या करना है, क्योंकि अगर हम लोगों को ये बताएंगे तो फिर ये इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म नहीं रह जाएंगे। लोग खुद इंडिपेंडेंट है, उनको सोचना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। तो ये क्वेश्चन उठाता है कि क्या इसको रेगुलेट करना चाहिए, तो पहली बात ये है। तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए मेरा फेसबुक का या फिर ट्विटर का अकाउंट है, वहां पर मैं कुछ ऐसी गलत चीजें पोस्ट करता हूं जिससे सोसाइटी में रोष फैल जाता है, लोग जो आपस में लड़ने स्टार्ट कर देते हैं, कई सारे लोगों की जान चली जाती है। तो क्या मैं इतना इंडिपेंडेंट हूं कि मेरे ट्विटर से यहां पर किसी की और की जान चली जाए? तो यहां पर देखिए मेरी इंडिपेंडेंसी इतनी है कि मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकूं, मेरी वजह से किसी और की लाइफ पे कोई नेगेटिव इंपैक्ट न पड़े। पर लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ऐसी होती है कई बार कई सारे र्यूमर फैलाए जाते हैं फेसबुक के ऊपर, कई सारी चीजें की कंडीशन ये रहती है जिसकी वजह से कई बार मॉब लिंचिंग भी हो जाती है। तो वो सारी सिचुएशन को यहां पर कम से कम इतना तो टैकल कर चलना पड़ेगा। पर लेकिन ये भी नहीं है कि सारी चीजों को टैकल किया जाए, लोगों को कुछ भी ना लिखने दिया जाए, एक शब्द लिखा उसमें बोला कि ये इसके पुलिस के खिलाफ है, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, तो फिर तो एक तरीके से कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा। क्यों? लोग वहां पर रहेंगे तो लोग वहां से जाना स्टार्ट कर देंगे। तो यहां पर जो ये एक्सीडेंट है, यहां पर बोला जा रहा है कि ट्रुथ जो है एन एक्सीडेंट है ऑन दीज प्लेटफॉर्म, यानी कि अगर ट्रुथ यानी कि सच्चाई अगर कोई आ रही है तो वो एक्सीडेंट है, ऐसा नहीं है कि कोई सच्चाई को लेकर आ रहा है। सब अपने अपना काम वहां पर कर रहे हैं, अपने अपने हिसाब से प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। तो एक्चुअली जो क्रिएटर्स हैं, जो भी यहां पर जो भी चीजें क्रिएट करते हैं
डालते हैं, ठीक है, वो ऑल एक तरीके से ह्यूमन अटेंशन को गेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई पोस्ट वहां पर डालेगी तो उस पोस्ट को कितना ज्यादा लोग शेयर कर रहे हैं, ठीक है, जितना ज्यादा यहां पर शेयर किया जा रहा है तो कई बार उसमें प्रमोशन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। कोई क्या करता है, अपना कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, जैसे मान लीजिए मैंने कोई किताब लिखी, ठीक है, और मैं वो किताब बेच रहा हूं वहां पर ले जाकर, ठीक है, तो उसको प्रमोट कर रहा हूं, तो कितने ज्यादा लोग शेयर करेंगे उतने ज्यादा किताब खींचे, उतनी ज्यादा किताबें खरीदी जाएंगी, उतने ही ज्यादा जो है अकाउंट में बैलेंस आएगा। तो एक तरीके से बिजनेस मॉडल पर फोकस देना है, यहां पर ये बात की जा रही है कि ये बिजनेस मॉडल है, यहां पर ऐसा नहीं है कि यहां पर ये दान धर्म करने के लिए बैठे हैं, ठीक है। तो इसी के चलते जो यहां पर मिस्टर डोरसे हैं, जो ट्विटर के सीईओ हैं, उनके द्वारा बोला गया कि वो यहां पर फैक्ट को देखेंगे, क्या ऐसी कंडीशन कैसे बन रही है, उस सिचुएशन को वो रोकेंगे, मतलब कोशिश करेंगे कि इसको कंट्रोल किया जाए। पर फेसबुक के जो फाउंडर है मार्क जुकरबर्ग, उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि देखिए ये जो है ये हम इसको केयर नहीं करते वहां पर झूठ आ रहा है सच आ रहा है, क्योंकि वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम है उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना, और झूठ और सच ये अपने आप डिसाइड करेंगे, वो हमारा काम थोड़ी ना है। हमारा काम है यहाँ पर बिजनेस मॉडल को फोकस करके चलना, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर देखने वाली बात यहाँ पर है कि प्रायोरिटी किसको देनी है, किस तरीके से चीजों को लेकर चलना है। बिजनेस अपनी जगह पर, लेकिन इसका मतलब नहीं है बिजनेस जो है वो नंगा डांस करके बिजनेस किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लोगों की जान जा रही है, आप लोग बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, तो उसके बीच में यहाँ पर बैलेंस होना चाहिए ना, तो वो एक बैलेंस आप लोग यहाँ पर मेंटेन रखना पड़ेगा। तो प्रायोरिटी रखनी पड़ेगी इंगेजमेंट के लिए। तो वो सारी चीजें हैं जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, और यही बातें यहां पर बताने की कोशिश की गई हैं, ठीक है। आप लोग क्या सोचते हैं, जैसे कि प्लेटफॉर्म है यहाँ पर, तो यहाँ पर उसको रेगुलेट करना चाहिए, कुछ कम से कम कुछ तो होना चाहिए ना। ये थोड़ी ना कि कोई भी आकर वहाँ गाली गलौज चीजें कर रहे हैं, वहाँ पर उल्टी सीधी पोन वगैरह चीजें डाल रहे हैं, तो इस तरीके से एक किसी भी कम्युनिटी को गाली दे रहे हैं, किसी भी रिलीजन को एक तरीके से इंसल्ट कर रहे हैं, तो वहां से तो रोज बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी सोसाइटी में। तो वो थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। एक ओवरव्यू देता हूं। जब से कोविड-19 का इंपैक्ट पड़ा है ऑल ओवर वर्ल्ड पर, उस टाइम से लेकर जो दुनिया ने ये सोचना स्टार्ट कर दिया है कि दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट रहना कितना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि चाइना की ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो सबको भारी पड़ गई, तो सबने अपना अपना अपने तरीके से सोचना स्टार्ट कर दिया। तो इसी के चलते हमारी कंट्री के पास में भी एक अपॉर्चुनिटी आई कि हम भी इसके चलते अपनी कंट्री की डिफेंस सिक्योरिटी के बारे में सोचें, अपनी कंट्री के लिए हम लोग डिफेंस में आत्मनिर्भर बने, क्योंकि जो चीजें यहाँ पर जो रसिया वो चीजें हमको बेच रहा है, रसिया वही सारी चीजें मान लीजिए पाकिस्तान को बेच रहा है, तो इस तरीके से हमारी सिक्योरिटी में ये कहीं ना कहीं लूप होल हो जाता है, ठीक है। तो सोचने वाली बात यहां पर ये है कि किस तरीके से आप लोग यहां पर सिचुएशन को हैंडल करके चलोगे। अपनी ही कंट्री में अपने प्रोडक्ट बनाओ और अपने ही लोगों को काम दो, और जब उसको बेचो तो वो एक सही तरीका भी यहां पर रहेगा। मेक इन इंडिया वाली चीजें हमारी कंट्री में बढ़ेंगी, पर लेकिन हमारी कंट्री में ऐसा नॉर्मली देखने को मिलता नहीं है। तो ये सोचने वाली बात है कि हम लोग कैसे इसके अंदर रिफॉर्म लेकर आ सकते हैं। रिफॉर्म काफी जरूरी है। सबसे पहले तो हम लोग अपनी ही कंट्री के अंदर जो बेसिकली चीजें उनको मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करें। बाहर की कंट्री से भी अगर कोई इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं तो उसमें लोकल एक तरीके से कंटेंट जो है प्रोडक्ट है उसको इंक्लूड करने की कोशिश करें, कंप्लीटली बाहर के ऊपर डिपेंडेंट हम लोग न रहें। तो ये चीजें यहां पर देखकर चलनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, हो सकता है कि हमारी कंट्री में अभी अप टू द मार्क प्रोजेक्ट ना हो, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर हम लोग फोकस कर सकते हैं, पर लेकिन आने वाले टाइम में हम लोग को अपनी ही कंट्री पर फोकस देकर चलना पड़ेगा। क्योंकि बाहर की कंपनी ने मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट ले लिया, और वो हमारी कंट्री में काम कर रही है, तो उनको लोकल जो सप्लायर होते हैं कई बार उनकी काफी ज्यादा तारीफ की जाती है कि हाँ वाह क्या लोकल सप्लायर, क्या अच्छी चीजें सप्लाई कर रहा है, पर लेकिन ये चीजें ऐसे नहीं चल पाती हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ पर क्या सोचिए, प्रॉपर पॉलिसी लेकर आइए कि हाँ अपनी कंट्री को ऐसे लेकर चलना है, और फिर उसको यहाँ पर उसको इंप्लीमेंट कीजिए, तो उससे जो कंपनीज है प्राइवेट वो अपना प्लान बना लेगी, हाँ यार डिफेंस में ना ये चीज आने वाले टाइम में खरीदी जानी है, ठीक है। जैसे मैं अनाउंस कर दूं कि आने वाले टाइम में मुझे कुछ आदमियों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि एक तो कोई कंटेंट राइटर चाहिए, ठीक है, एक इंग्लिश से हिंदी में चीजों को टाइप कर सके, वेबसाइट पे थोड़ा सा फोकस देकर चल सके। तो ये जो लोग हैं, ये जो मुझे चाहिए आने वाले टाइम में, तो मैं इनके बारे में अनाउंसमेंट करूंगा कि मुझे आने वाले टाइम में इन लोगों की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं आप लोगों को बोलूंगा तो जिसको ये चीजें आती होंगी तो वो आके मेरे से कॉन्टैक्ट करेगा, बताएगा सर क्या करना है, ठीक है, कि सैलरी वगैरह सर कितनी हो सकती है, क्योंकि एक तरीके से काम होगा, क्योंकि आपकी मेहनत होगी, आपका टाइम लगेगा, तो उसके लिए आप लोगों को पेमेंट भी दिया जाएगा, ठीक है। तो उस तरीके से यहां पर चीजें चलती हैं, तो वो फंडा आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो कंडीशन यहां पर ये निकल के आती है कि यहां पर अगर कोई चीजें काम ले रहे तो उसकी एक पेमेंट भी होती है, और वो पेमेंट अगर बाहर जाए हमारी कंट्री के, तो क्यों ना उस पेमेंट को हम लोग अपनी ही कंट्री के अंदर रख लें, अपनी ही कंट्री के लोगों को वो काम दें, अपनी ही कंट्री में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को फोकस करके चलें। तो वो समझना पड़ेगा। एक ये काम करने की बात की जा रही है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को, जिसको सीओडी बोलते हैं। आज के डेट में सीओडी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के नीचे आ गया एयरफोर्स, आर्मी और नेवी। अब यहां पर कई सारे ऐसी चीजें हैं जो आर्मी के पास में है, एयरफोर्स के पास में नहीं है, और ये अब यहां पर आर्मी के पास में बेकार पड़ी है, उनको यूज भी नहीं है। तो क्यों ना हम लोग उनको एयरफोर्स को दे दो, इससे
कि हम लोग नया खरीद कर लेकर आए एयरफोर्स के पर ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पर एक कॉमन एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के थ्रू। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो यहाँ पर एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा इस पर्टिकुलर एरिया में, ताकि जो डुप्लीकेशन है मटेरियल का उनको रोका जा सके और जो पैसा है उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जा सके। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग यहाँ पर अब बोल सकते हैं। और बाकी जो छोटी छोटी चीजें जैसे ड्रेस हो गया, बूट वगैरह हो गए, ये सारी चीजें तो कम से कम अपनी ही कंट्री में बनाए। अगर इन चीजों के लिए भी हम लोग बाहर की कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे तो फिर तो देखिए आने वाले टाइम में दयनीय कंडीशन रहने वाली है। तो ये चीजें ऐसी हैं, ये बिल्कुल ऐसी हैं जैसे आप लोग नोट्स जो हैं वो बोले यार किसी के नोट्स मुझे दिला दो। यार किसी के नोट्स आप लोग कैसे ले सकते हो? नोट्स कभी लिए नहीं जाते, किसी के लाए नहीं जाते, नोट्स हमेशा बनाए जाते हैं। वो आप लोगों के पता होता है आप लोगों ने किस लाइन में किस पर्पज से क्या चीजें लिखी हैं। किसी के नोट्स लेकर आप लोग पढ़ रहे हो तो ये सही चीज नहीं है, अपने ही पैरों पर आप लोग खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो। तो इन चीजों से थोड़ा सा बचिए, आप लोगों के लिए बहुत फायदा रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं जो आप लोगों से कल डिस्कस किया था, इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं एग्जाम में डायरेक्ट। तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर बात की जा रही है चिहुआहुआन डेजर्ट, यानी कि ये रेगिस्तान है, पर्टिकुलर बोला जा रहा है नॉर्थ मैक्सिको और साउथ जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में आप लोगों को देखने को मिलता है। दूसरा बोला गया सेकंड लार्जेस्ट है अमेरिका के अंदर में और लार्जेस्ट है यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका के अंदर में। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1, बी में बोला गया 2, सी में बोला गया बोथ, डी में बोला गया नाइदर 1 नो 2। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर? ए बी सी एफ डी। तो सही आंसर है यहाँ पर इसका सी, यानी कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है। तो आप लोग इसको यहाँ पर देख सकते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन जो है आप लोगों के सामने यहाँ पर। पहले अपनी कंट्री के साथ में आप लोग कंपेयर करिए लोकेशन कहाँ पर है। ये होगी अपनी प्यारी कंट्री, तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर रीजन में यूएसए और मैक्सिको के बॉर्डर पर। ठीक है, तो यहाँ पर लोकेशन भी आप लोग इसकी देख सकते हैं, ये बॉर्डर हो गया, तो यहाँ पर ये रेगिस्तान देखने को मिल रहा है। टोटल मिलाकर इसके बारे में जो मैंने आप लोगों को भी बात बताई, तो सेकंड ये लार्जेस्ट है यहाँ पर अमेरिका के अंदर में। अमेरिका जब बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका दोनों आ जाते हैं, और जब यहाँ पर नॉर्थ इस लार्जेस्ट है कहाँ पर? ये नॉर्थ अमेरिका के अंडर में। ठीक है, तो यहाँ पर जो बेसिकली इसका जो एरिया है यहाँ पर, तो 3,62,000 ये बेसिकली स्क्वायर किलोमीटर आप लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। लेक्चर को लाइक जरूर किया कीजिए फीडबैक के तौर पर, अगर आप लोगों को पसंद आते हैं डिसलाइक कीजिए फीडबैक के तौर पर अगर पसंद नहीं आता है, ताकि आने वाले टाइम में उसको चीज़ों को देखा जा सके। इसी के साथ में जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मिलता हूँ, अच्छे से एंजॉय कीजिए। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो न्यूज एनालिसिस वाला होगा आप लोगों का, उसमें डिटेल में कई सारी चीज़ें और डिस्कस करेंगे। इसी के साथ में क्वेश्चन लिख सकते हैं, आंसर जरूर दिया कीजिए, क्योंकि अगर प्रैक्टिस रखेंगे तभी आप लोग इसको फायदेमंद यूज कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है, बाकी पीडीएफ सारी यहाँ पे इकट्ठी मिल जाती है, जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।